नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आसमिकता निधि से संबंधित है। दोस्तों तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 267। ठीक है, याद रखिएगा आसमिकता निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 267 जो है ये भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 267 जो है ये आसमिकता निधि से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने सेकंड नंबर सवाल सेकंड है कि निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। दोस्तों तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। ठीक है, याद रखिएगा कि किस आयोग या समिति की सिफारिश पर, तो सरकारीय आयोग की समिति या सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 को हुआ था, 1989 को। याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, यानी 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघीय जो है, संघीय ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा आम चुनाव में मतदान। ठीक है, आम चुनाव में मतदान जो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ये क्या है दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। आम चुनाव का जो मतदान है क्या दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर सवाल देखिएगा। 6 सवाल है दोस्तों आपके सामने कि लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। दोस्तों याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है वो 22 होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोस्तों टोटल 22 होता है लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या, जिसमें लोकसभा में कितने होता है दोस्तों, लोकसभा में याद रखिएगा 15 होते हैं दोस्तों, और राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में वो होता है दोस्तों 7। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों आपके सामने 7 नंबर सवाल। 7 दोस्तों आपके सामने कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। दोस्तों ये सही है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है। कर्नाटक में विधान परिषद है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, और तेलंगाना में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, 8 याद रखिएगा बी हो जाएगा, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 9 नंबर सवाल देखिए। तो 9 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दोस्तों याद रखिएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखें दोस्तों 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। दोस्तों तो अल्बुकर्क। ठीक है, याद रखिएगा अल्बुकर्क जो था ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, अल्बुकर्क। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग खोज किया था कब दोस्तों, याद रखिएगा तो 17 मई 1498 को। ठीक है, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग खोज किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 आपके सामने कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा तो डफरिन के समय, किसके समय, डफरिन के समय हुआ। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का जो अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था ये डफरिन के समय में हुआ था। किसके समय, डफरिन के समय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 है कि 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न से कौन थे। तो याद रखिएगा मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे, मौलवी लियाकत अली, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न से कौन थे, मौलवी लियाकत अली। याद रखिए नाना साहेब और टाटा टोपे जो थे ये कानपुर के विद्रोह के नेता थे। किससे थे, कानपुर के। ठीक है, याद रखिएगा नाना साहेब और टाटा टोपे ये जो थे ये कानपुर के विद्रोह के नेता थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा दोस्तों वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा कि
किस सत्याग्रह में? तो वाइकोम सत्याग्रह में आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों, 14 नंबर सवाल लिखिएगा। 14 दोस्तों आपके सामने कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्र को समर्पित है, ठीक है। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है ये किस देवता को समर्पित है? इंद्र को, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, याद रखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक अगर काल है दोस्तों, याद रखिएगा ये 1000 ईस्वी से लेकर, अगर बात करते हैं दोस्तों कि 1500 ईस्वी से लेकर दोस्तों, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, याद रखिएगा 1000 ईसा पूर्व तक क्या है दोस्तों? ये ऋग्वैदिक काल है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों, ये क्या है? उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। याद रखिएगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक कब क्या है? ऋग्वैदिक काल है दोस्तों। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या है? ये उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम देखेंगे 15 नंबर सवाल देखिएगा कि प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो जैनों से, ठीक है, याद रखिएगा कि प्राचीन काल में तीर्थंकर जो शब्द है ये संबंधित है जैन से। प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक वो महावीर स्वामी को माना जाता है। याद रखिएगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दूसरे पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 16 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे दोस्तों? याद रखिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पतंजलि, ठीक है, याद रखिएगा कि पतंजलि जो है ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, बल्कि अश्वघोष संबंधित थे, चरक भी संबंधित थे और नागार्जुन संबंधित थे, लेकिन पतंजलि जो संबंधित नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 17 नंबर सवाल देखिए। 17 है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ दोस्तों? याद रखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कदम्ब, ठीक है। कदम्ब का जो उल्लेख है दोस्तों ये संगम साहित्य में नहीं हुआ है, बल्कि चेर का उल्लेख हुआ है दोस्तों, चोल का भी उल्लेख हुआ है और पांडे का भी उल्लेख हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चेर, चोल और पांडे का जो उल्लेख है दोस्तों संगम साहित्य में हुआ है, कदम्ब का जो उल्लेख है संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 18 नंबर सवाल। 18 है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया दोस्तों? याद रखिएगा तो भीम द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था, भीम द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 19 ने देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया दोस्तों? याद रखिएगा किसने नहीं दिया है? तो नहीं दिया दोस्तों। अगर बात करते हैं 19 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है। कब किया था? 1320 में, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किया था। तुगलक वंश का स्थापना किए थे, कब किए थे? तो 1320 में किए थे, याद रखिए 1320 ईस्वी में किए थे तुगलक वंश का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल है कब से कब तक है? तो 1320 से लेकर, याद रखिएगा 1320 से लेकर 1325 तक दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा 1320 से लेकर 1325 तक ये गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल है। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश का स्थापना किया था। और प्रसिद्ध जो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने योगदान दिया था, इल्तुतमिश भी ने योगदान दिया और फिरोज शाह तुगलक भी योगदान दिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 20 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 20 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। 20 है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की दोस्तों? तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? शेरशाह सूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। यानी कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने? तो शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसने? शेरशाह सूरी। यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल देखिए। 21 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था दोस्तों? 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर, ठीक है, याद रखिएगा अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था। क्या समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर। यानी किसने समाप्त किया? अकबर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा ये स्थित है दोस्तों जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को। याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जेनेवा में स्थित है, ठीक है, याद रखिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों आपके सामने 23 नंबर सवाल है आपके सामने। 23 है कि भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है गुजरात में। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? गुजरात, ठीक है,
चलिए अगला देते हैं दोस्तों 24 नंबर सवाल। 24 है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? याद रखिएगा कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय पहली महिला है अरुंधति रॉय। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय। अगला देखेंगे 25 नंबर सवाल देखिए। 25 है कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 17 जून को। ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस दोस्तों। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो स्थापना है ये 1957 को किया गया था। कब किया गया था? 1957 को किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 27 नंबर सवाल देखिएगा। 27 है कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है दोस्तों? याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र का है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? यह दोस्तों महाराष्ट्र का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला है 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 है दोस्तों आपके सामने कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड का नाम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था दोस्तों? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, यानी भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला आपके सामने 29 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है दोस्तों? यह है दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक जो है ये दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है, बल्कि उड़ीसा क्या है दोस्तों? दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है। आंध्र प्रदेश में है दोस्तों और छत्तीसगढ़ भी है। कर्नाटक क्या है? ये दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 30 नंबर सवाल देखिए। 30 है कि भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया दोस्तों? याद रखिएगा कि भारत में पहली बार जो वन महोत्सव है, याद रखिएगा ये 1950 में दोस्तों 1950 में मनाया गया। भारत में पहली बार वन महोत्सव का मनाया गया 1950। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 31 नंबर सवाल। 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है दोस्तों? तो लाल सिंधी। ठीक है, लाल सिंधी जो है ये दूध देने वाली गाय की एक नस्ल, देसी नस्ल है लाल सिंधी। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 32 नंबर सवाल देखिएगा। 32 है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है दोस्तों। याद रखिए कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, अगला देखेंगे 33 नंबर सवाल देखिए। 33 आपके सामने है कि राष्ट्रमंडल के 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? याद रखिएगा किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, लाल रिनुंगा का जो संबंध है दोस्तों, लाल रिनुंगा का संबंध है भारोत्तोलन से। किस संबंधित है? भारोत्तोलन, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने 34 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल की किताब किस खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों? ये जीता है दोस्तों, अब 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का किताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 34 का डी हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 की स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे अच्छा घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया दोस्तों? तो सूरत और नवी मुंबई। यानी कि दूसरे स्थान में कौन है? सूरत है और तीसरे स्थान में दोस्तों नवी मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे अच्छा घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को घोषित किया गया दोस्तों? तो सूरत हुआ मुंबई को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 36 नंबर सवाल है कि इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? याद रखिएगा जो आयोजित किया गया नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो इंटरपोल महासभा की जो बैठक है ये 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि इंटरपोल का जो मुख्यालय से दोस्तों याद रखिएगा ये लियोन फ्रांस में। कहाँ है? लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे 37 नंबर सवाल देखिएगा। 37 दोस्तों के सामने कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया दोस्तों? याद रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण बिहार को दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को? तो पूर्वी चंपारण बिहार में जो है दोस्तों जिले को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 38 नंबर सवाल आपके सामने है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पार्वो का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपके सामने, याद रखिएगा 38 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वीडन से है। ठीक है, याद रखिएगा स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम। ठीक है, याद रखिएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित
स्वांते पारो का जो संबंध है किस देश से है? स्वीडन से दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 है कि उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा, उदार शक्ति जो है याद रखिएगा ये किया गया है मलेशिया के साथ, ठीक है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा मलेशिया देश के मध्य आयोजित किया गया है दोस्तों। मलेशिया राजधानी क्या दोस्तों? कोलालमपुर है दोस्तों, याद रखिएगा। जापान का टोक्यो। ओमान का दोस्तों याद रखिएगा, ओमान का याद रखिएगा मस्कट। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, ठीक है। तो उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत तथा मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 40 नंबर सवाल देखिए। 40 है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 43 दोस्तों, 43, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 43 है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 41 नंबर सवाल है कि लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों, ठीक है। 41 का ऑप्शन याद रखिएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, याद रखिएगा कि लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 42 सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। सालबुग वेटलैंड रिजर्व स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 43 नंबर सवाल देखिए। 43 आपके सामने है कि भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया दोस्तों? तो याद रखिए प्राप्त किया है 17 जुलाई 2022 को, ठीक है। कब किया है? 17 जुलाई 2022, यानी 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 44 नंबर सवाल देखिए। 44 आपके सामने है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो 44 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 8, यानी कि कितने? 8 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 45 नंबर सवाल है। 45 है कि तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिवस पर, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को समानता दिवस, ठीक है, याद रखिएगा कि समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 46 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 46 नंबर सवाल के सामने है ये 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया है 23वां जो है 46 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा भारत ने किया, ठीक है। किसने किया है? 46 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 47 नंबर सवाल के सामने है कि युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। यानी कि युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर सवाल देखिएगा कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक है विमल जालान, ठीक है, याद रखिएगा विमल जालान जो है द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल देखेंगे 49 नंबर सवाल देखिएगा। 49 आपके सामने है कि भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या है? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोशनी, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या है? रोशनी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 50 नंबर सवाल। 50 है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ओडिशा का स्थान प्रथम नहीं है दोस्तों? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोयला के उत्पादन में ओडिशा का स्थान जो है प्रथम नहीं है, बल्कि ऑक्साइड के उत्पादन में ओडिशा का स्थान प्रथम है दोस्तों। क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा का स्थान प्रथम है, और लौह अयस्क का जो उत्पादन है ये ओडिशा का स्थान भी प्रथम है दोस्तों। यानी कि बॉक्साइट, अयस्क और क्रोमाइट का जो ओडिशा का स्थान है प्रथम है, कोयला का स्थान जो है उत्पादन में प्रथम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 51 नंबर सवाल देखिए। 51 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावन प्रतिशत क्या है दोस्तों? 51 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा 2.19%, ठीक है, 2.19% है। यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावन प्रतिशत क्या है? 2.19% है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 52 नंबर सवाल देखिए। 52 है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो 52 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी विनोद वर्मा, ठीक है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? विनोद वर्मा को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 53 नंबर सवाल देखिए। 53 आपके सामने है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? याद रखिए दोस्तों गरीबी का जो प्रतिशत है 51.91% है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का जो प्रतिशत क्या है? 51.91% है दोस्तों।
अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, 54 नंबर सवाल लिखिएगा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है दोस्तों? ये दोस्तों इंग्लैंड है, ठीक है, याद रखिएगा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का जो विजेता कौन सा देश है दोस्तों? इंग्लैंड है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों आपके सामने, 55 नंबर सवाल लिखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? 55 का जो ऑप्शन हुआ है दोस्तों आपके सामने, साइमन स्टील को चुना गया है, ठीक है, यानी कि किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? साइमन स्टील को जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगला सवाल देखेंगे, 56 नंबर सवाल लिखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 दिसंबर को, ठीक है, याद रखिएगा 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 दिसंबर को, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 57 नंबर सवाल देखिए, 57 है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? तो 57 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, किया गया है दोस्तों, आप 57 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरद कमल अंचता, ठीक है, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? शरद कमल अंचता को, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 58 नंबर सवाल देखिएगा, 58 है कि पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा याद रखिएगा अलकनंदा, ठीक है। 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है। पिंडार जो है ये अलकनंदा की सहायक नदी है, पिंडार, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 59 नंबर सवाल आपके सामने है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? ये 1953 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन है ये 1953 में किया गया था, यानी 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया दोस्तों? तो 60 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, यानी कि प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की जो स्थापना है ये किस देश के सहयोग से किया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, 61 नंबर सवाल देखिए, 61 है कि भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो 7 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? 7, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 62 नंबर सवाल, 62 है कि ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा आर्कटिक महासागर में, ठीक है, आर्कटिक महासागर में स्थित है ग्रीनलैंड द्वीप, आर्कटिक महासागर दोस्तों, ठीक है, यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 63 नंबर सवाल देखिए, 63 है कि शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है दोस्तों? तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने लघु हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो शिमला, मंसूरी, मनाली जो है ये लघु हिमालय का भाग है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 64 नंबर सवाल देखिए, 64 है कि भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा, तो तूजू दर्रा जोड़ता है, ठीक है, भारत तथा म्यांमार को तूजू दर्रा जोड़ता है, कौन सा दर्रा? तूजू दर्रा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 65 नंबर, 65 है कि राका पोसी पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, पाकिस्तान में, ठीक है। राका पोसी जो पर्वत है, राका पोसी पर्वत ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है राका पोसी पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों आपके सामने, 66 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने 66 नंबर सवाल देखिएगा। 66 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्तनांक का मात्रक है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं हुआ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अपर्तनांक का मात्रक क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 67 नंबर सवाल कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा यह विभवांतर के मापन में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर का जो उपयोग है ये विभवांतर के मापन में किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों आपके सामने 68 नंबर सवाल देखिए कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा 68 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्रव्यमान और वेग पर, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है ये किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। m मतलब मास होता है दोस्तों, यानी द्रव्यमान, v मतलब वेलोसिटी, वेग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 59 नंबर सवाल 69 है दोस्तों कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है दोस्तों। अगला है आपके सामने 70 नंबर सवाल देखिए, 70 है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है दोस्तों ये निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कैपिटल जी स्मॉल जी का मान कितना होता है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्मॉल जी का मान होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 71 नंबर सवाल देखिए। 71 है कि यदि एक तरंग, ठीक है, वेव की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? याद रखिएगा, इसमें प्रभाव पड़ेगा यानी क्या होता है दोस्तों? घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 72 नंबर सवाल। 72 है कि किसी दर्पण की वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है दोस्तों? याद रखिएगा, 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। r बराबर 2f होता है दोस्तों। क्या होता है? r इक्वल टू 2f होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, r इक्वल टू 2f। अगला सवाल देखेंगे 73 नंबर सवाल देखिएगा कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 74 नंबर सवाल देखिएगा कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 75 नंबर सवाल देखिएगा। 75 आपके सामने दोस्तों कि किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है दोस्तों? 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बर्जीलियस। ठीक है, याद रखिएगा, किस वैज्ञानिक ने? तो बर्जीलियस ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 76 नंबर सवाल देखिएगा। 76 है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, किस रूप में जाना जाता है? तो द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों 77 नंबर सवाल देखिएगा कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, 4 होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 होती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 78 नंबर सवाल देखिएगा कि विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गैसों के विसरण की दर को उनके आयतन पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गैसों के विसरण की दर को उनके आयतन पर निर्भर करती है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? ये गलत है। ठीक है, बात करेंगे कि विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की गति करते हैं दोस्तों, ये सही है। ठीक है, गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, यह भी सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, सही है दोस्तों। यानी 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, ये सही कथन नहीं है दोस्तों। ठीक है, गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 79 नंबर सवाल है कि क्षार के गुणों, ठीक है, यह देखिएगा क्षार के गुणों, देखिए दोस्तों 78 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? 79 का ऑप्शन नंबर देखते हैं कि लाल क्या करता है? क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है दोस्तों, गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों गलत है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? पूछा है कि क्षार के गुणों में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? यानी 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा अगर बात करते हैं, समझिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, क्या करता है? क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला बदल देता है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है दोस्तों, ये भी सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? सभी कथन सत्य है दोस्तों। क्या है? सभी कथन सत्य है। 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 80 नंबर सवाल देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? 80 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। यानी 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने 81 नंबर सवाल देखिएगा। 81 है कि देखिएगा दोस्तों कि निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो धोवन सोडा को दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि किसका उपयोग? तो धोवन सोडा का जो उपयोग है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 82 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो 82 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, यानी किसे पानी में? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O होता है दोस्तों। क्या होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला दोस्तों 83 नंबर सवाल देखिएगा, 83 की स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है दोस्तों। 83 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए हो जाएगा निकेल और लोहा। ठीक है, याद रखिएगा कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु को, तो निकेल और लोहा को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 84 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा 84 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए हो जाएगा आर्कनोलॉजी। ठीक है, यानी निम्न में से कौन सा, तो आर्कनोलॉजी जो है ये मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 सवाल देखिएगा, 85 है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, याद रखिएगा पेशी ऊतक जो है ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अगला आपके सामने है 86 नंबर देखिएगा, 86 है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा 86 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इसका आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवंशिक विविधता। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 87 है कि जंतुओं, ठीक है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है दोस्तों। याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा जो है ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, आर्थ्रोपोडा। अगला सवाल देखेंगे 88 नंबर सवाल देखिएगा कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों, तो 4 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने 89 नंबर सवाल देखिएगा कि सेब के लाल में लाली का क्या कारण है दोस्तों। ये है एंथोसाइनिन। ठीक है, याद रखिएगा कि सेब के लाल में लाली का क्या कारण है, एंथोसाइनिन। अगला देखेंगे 90 नंबर सवाल देखिएगा कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है दोस्तों। 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, पुष्प। ठीक है, यानी कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, पुष्प है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 91 नंबर सवाल देखिए। 91 दोस्तों आपके सामने कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। सूची 1 है या सूची 2 है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि सबसे छोटा पुष्प क्या होता है, तो बुल्फिया होता है दोस्तों। क्या होता है, सबसे छोटा जो पुष्प होता है बुल्फिया। देखिए 3 का ऑप्शन नंबर 2 किसमें है दोस्तों, आप देखिएगा जब आप ऑप्शन देखिएगा 3 का 2 सिर्फ किस में है दोस्तों, तो 3 का जो 2 है ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में है दोस्तों। क्या है, ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, यानी कि सबसे छोटा बीज क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सबसे छोटा जो बीज हो जाएगा ये आर्किड हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 सबसे छोटा गुणसूत्र दोस्तों, याद रखिएगा सबसे छोटा गुणसूत्र क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा गुणसूत्र हो जाएगा दोस्तों शैवाल। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। ठीक है, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों तो 4 का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कोशिका क्या हो जाएगा, तो माइकोप्लाज्म ग्लासेप्टिकम। ठीक है, यानी 4 का ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों किसका, तो 91 का दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं तो 92 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। याद रखिएगा 92 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो वाई बी रेड्डी समिति। ठीक है, किस समिति का संबंध, तो वाई बी रेड्डी समिति का जो संबंध है ये मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 93 नंबर सवाल है कि रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। ठीक है, याद रखिएगा 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। ठीक है, यानी कि रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है, तो रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 94 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1949 में। ठीक है, याद रखिएगा कि 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल देखेंगे 95 नंबर सवाल देखिएगा कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है दोस्तों। याद रखिए किसको दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों रिफाइनरी उत्पाद को। किसको दिया गया है, रिफाइनरी उत्पाद को सर्वाधिक महत्व दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने मैथ का सवाल है। ठीक है, इसका जो आंसर देख लीजिएगा आप, 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा दोस्तों 1845। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 97 नंबर सवाल देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी 843। ठीक है, 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे 98 नंबर सवाल देखिएगा, 98 है, 98 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 12 दिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 दिन। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा रोक कर वीडियो को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने है 97 नंबर सवाल, 99 है दोस्तों। ठीक है, 99 जो सवाल है आपके सामने, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 150। क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 100 नंबर सवाल देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके सामने, मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
ठीक है, 10,500 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।